नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के उद्योगपतियों के साथ प्री बजट पर चर्चा करने फरीदाबाद पहुंचे और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने एसटीपी लगाने के लिए 8,500 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपने शीश महल के सामने 15 करोड़ रुपए का एसटीपी लगाकर खुद स्वच्छ पानी पिया, लेकिन दिल्ली की जनता को गंदा पानी पिलाया। साथ ही उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दोनों चुनाव में जनता से झूठ बोलकर सत्ता हासिल की है, लेकिन अब दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को सबक सिखाने का काम करेगी और साथ ही भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्र के आने वाले आम बजट को लेकर भी कहा कि हरियाणा को मोदी सरकार ने पहले भी काफी कुछ दिया है, जिससे प्रदेश में विकास हुए हैं और इस बार भी निश्चित तौर से हरियाणा को इस बजट में काफी कुछ मिलेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्री बजट पर चर्चा को लेकर कहा कि अलग अलग वर्गों से वे खुद चर्चा कर रहे हैं और पोर्टल पर भी करीब 9,000 सुझाव आए हैं और सभी सुझावों को हरियाणा के बजट में समाहित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सैनी ने भी इस दौरान फरीदाबाद में 9 मार्च को होने वाले हाफ मैराथन के लिए भी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की शुरुआत की है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ कैबिनेट मंत्री और साथ ही विपुल गोयल और मंत्री राव नरवीर सिंह, राज्य मंत्री गौरव गौतम, राजेश नागर और पूर्व मंत्री और बल्लभगढ़ से विधायक मूलचंद शर्मा समेत अन्य पदाधिकारी और अधिकारी मौजूद रहे हैं। इंडस्ट्री के लोगों से हमने अलग सुझाव दिए हैं। एग्रीकल्चर के जो हमारे एफपीओज हैं, एफपीओज के साथ साथ हमने जो प्राकृतिक खेती करते हैं, जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं और जिन्होंने खेती के अंदर एक अपना नाम ऊंचा किया है, ऐसे सब लोगों को भी बुला करके हमने सुझाव लिए हैं। हमने यूथ को भी सुझाव लिए हैं, यूथ की क्या आवश्यकताएं हैं, क्या सोच है। हमने स्टार्टअप्स को बुलाया है, स्टार्टअप्स के हमने सुझाव लिए हैं और हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के सभी इंडस्ट्रियलिस्ट को बुला करके उनके अलग से सुझाव लिए हैं। इसके बाद अब फरीदाबाद के अंदर हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के फरीदाबाद इंडस्ट्री के सभी पदाधिकारी, उन सब से हमने सुझाव लिए हैं। हमने पोर्टल के ऊपर भी इसका पेज बना करके वो लोगों के सुझाव के लिए खोला है। उसके ऊपर भी लगभग 9,000 लोगों के हरियाणा प्रदेश के अंदर से सुझाव आए हैं, महत्वपूर्ण सुझाव आ रहे हैं। इन सब को हम बजट में समाहित करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन सुझावों से हरियाणा प्रदेश के विकास में, हरियाणा की इंडस्ट्री में और हरियाणा के युवाओं को, हरियाणा के हमारे प्रगतिशील किसानों को, हरियाणा की हमारी महिला उद्यमियों को, हरियाणा की हमारी नमो ड्रोन दीदीज को बड़ा लाभ मिलेगा और हमारे हरियाणा के जो ये सुझाव आए हैं, इनसे बजट में और हरियाणा विकास की ऊंचाइयों को छुए, उसका एक लाभ हमें मिलेगा। अच्छे सुझाव आ रहे हैं, उन सबको हम समाहित करेंगे। जहां पर हम हरियाणा की तरफ से पानी दिया था, उसने एक बहुत बड़ा आरोप हरियाणा के लोगों के ऊपर लगाया। उसने कहा कि पानी में जहर डाल करके दिया है, तो मैं सो रहा था, जब मैं जागा और जाग करके इंजीनियरों ने बताया कि पानी में जहर आ गया है, तो उन्होंने पानी को रोक दिया। किस प्रकार का बयान ये केजरीवाल, ये तो समझता है कि मैं ही इस दुनिया के अंदर समझदार हूं, बाकी सारे बेवकूफ हैं। किस प्रकार का बयान दिया है, मानवता को आहत करने वाला बयान दिया है, मानवता को डराने वाला बयान दिया है। दुर्भाग्यपूर्ण है, एक ओछी राजनीति के लिए इतना घटिया बयान अगर देश के अंदर, दुनिया में अगर कोई दे सकता है तो उसका नाम केजरीवाल है। केजरीवाल ही दे सकता है। उसने जो कहा है कि मास जेनोसाइड होगा,
दुर्भाग्यपूर्ण है। लोगों के अंदर भय पैदा करने का बयान उसने दिया है कि लोग पानी पीना छोड़ दें। अरे केजरीवाल, आपने उस यमुना के ऊपर खड़े होकर के सबसे पहले प्रण किया था, मां यमुना के चरणों में किया था कि मैं इसको स्वच्छ करूंगा। अगले प्लान में फिर गया लोगों के बीच में और कहने लगा कि मुझे एक समय और दे, मैं इसको स्वच्छ करूंगा। अब उसके पास 2 बार समय लोग। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज की लंबे समय से चली आ रही मांग आखिरकार पूरी हो गई है। 100 दिन से जिस अफसर के तबादले की वे मांग कर रहे थे, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अब उसे स्वीकार भी कर लिया है। सरकार ने अंबाला के डीसी पार्थ गुप्ता का तबादला कर उन्हें यमुनानगर का डीसी बना दिया है और उनके स्थान पर अजय तोमर को अंबाला का नया उपायुक्त डीसी नियुक्त किया है। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि आईएएस आनंद शर्मा को महेंद्रगढ़ के जिला म्युनिसिपल कमिश्नर नियुक्त, आईएएस रिपुदनम सिंह नेशनल हेल्थ मिशन के डायरेक्टर नियुक्त, आईएएस मनोज कुमार को हरियाणा कौशल विकास मिशन का निर्देशक बनाया। परिवहन मंत्री अनिल विज का विरोध भी रंग लाया है। विधानसभा स्पीकर हरविंद कल्याण ने पत्रकारों से कहा कि वर्तमान सरकार संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ मजबूत करने का काम कर रही है। पिछले साल सरस्वती नदी को लेकर काफी कार्य हुए। सरस्वती हेरिटेज बोर्ड को इस विषय को आगे बढ़ा रहा है और कुंभ स्थली प्रयागराज की तरह पिहोवा भी पवित्र स्थान है और इस तरह के प्रोग्राम लगातार चलते रहने चाहिए क्योंकि यह हमारी आस्था का केंद्र भी है। इससे पूरे समाज को, विशेष रूप से हमारी युवा पीढ़ी को संस्कृति का ज्ञान होगा और सरस्वती नदी से जुड़ा ये विषय इसलिए भी अहम है क्योंकि जल ही जीवन है। वर्तमान में भविष्य के लिए जल बचाना चुनौती है, मगर सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस विषय पर काम कर रही है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव की मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और 1 सप्ताह तक चलने वाला ये महोत्सव, मैं समझता हूं कि वर्तमान की सरकार लगातार संस्कृति को बढ़ावा देने का काम कर रही है और लगातार संस्कृति को मजबूत करने की बात कर रही है। सरस्वती नदी, जिसको लेकर एक बहुत ही बड़ा कार्य पिछले वर्षों में हुआ है और मैं बधाई देना चाहूंगा सरस्वती बोर्ड को, जो उनके चेयरमैन हैं धूमन सिंह जी, और सभी यहाँ की टीम को जो लगातार इस विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज पूरे देश में, क्योंकि एक कुंभ का मेला भी प्रयागराज में चला हुआ है, तो खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पर सरस्वती सभ्यता भारतीय संस्कृति की पहचान है और सरस्वती नदी के पवित्र तट पर भारत वर्ष के ऋषि मुनियों ने वेदों, उपनिषदों एवं पुराणों की रचना की है। सरस्वती नदी की सभ्यता एवं संस्कृति हजारों साल पुरानी है। यह उद्गार हरियाणा के मुख्यमंत्री के ओएसडी भारत भूषण भारती ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सरस्वती शोध उत्कृष्टता केंद्र और हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड पंचकुला के संयुक्त तत्वाधान में सरस्वती नदी सनातन सभ्यता और संस्कृति का उद्गम स्थल विकसित भारत 2047 के लिए दृष्टि और क्षितिज विषय का भी आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि व्यक्त किया है। इससे पहले कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस अवसर पर सम्मेलन के संयोजक केयू सरस्वती शोध उत्कृष्टता केंद्र के निदेशक छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रोफेसर AR चौधरी ने सभी अतिथियों का परिचय एवं स्वागत किया है। तीन दिवसीय कॉन्फ्रेंस होने वाली है। आज उसके शुभारंभ के उद्घाटन अवसर पर आप सभी पहुंचे हैं। कई स्टेटों के लोग वहां पर पेहवा में आए हुए हैं और पेहवा में ये मेला चलेगा। साथ में 3 दिन की कॉन्फ्रेंस चलेगी। मेरा आप सबसे निवेदन है, जो जहां पर जितने लोग यहाँ पर आए हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था हमने पेहवा में की है। हमने यहाँ तक की भी व्यवस्था की है, सरस्वती सरोवर तीर्थ के नाम से जाना जाता है पेहवा में। जो लोग
प्रयागराज ना जा पाए, भीड़ बहुत है, हमने उनके स्नान की व्यवस्था पेवा और आदि बदरी 2 तीर्थों में की है। महापूर्व मेरा सोमनाथ मंदिर जाना हुआ। आप सब लोग जानते हैं गुजरात में हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के रूप में वहां जो गीर जिले में प्रभास पाटन नगर के अंदर स्थित है, तो इस सोमनाथ मंदिर के बिल्कुल नजदीक, जस्ट अबाउट हाफ ए किलोमीटर फ्रॉम दिस टेम्पल, वहां पर एक हिरण, कपिला और सरस्वती त्रिवेणी का महासंगम भी है और पूरा घाट इस त्रिवेणी महासंगम के नाम से वहां पर बहुत सुंदर तरीके से बनाया हुआ है। मनसा, वचना और कर्मा, हमारे ऋषि और मुनियों ने सैकड़ों हजारों साल के तप और त्याग से उन्होंने कहा कि जब प्राणी इस धरती पर आता है, जो हमारी सभ्यता और संस्कृति कहती है कि सबसे पहले उसके मन के अंदर विचार पैदा होता है, उसको हम अपनी भाषा में मनसा कहते हैं। जब विचार का मंथन करता है, उसका संतुलन बना लेता है, और जब वो ज्ञान, बुद्धिमत्ता और समृद्धि का ये हमारी प्रतीक रही है, और इसी के किनारे सारी सिंधु घाटी की सभ्यता, 1500 शहर, यही ग्रंथ लिखे गए, यही वेद लिखे गए, और ये सब यही लिखा गया। जैसा कि बताया, ये हमें ऐसा ही ज्ञान था कि लुप्त हो गई है, पर ये लुप्त हुई नहीं है। परंतु यदि कोई नदी लुप्त होती है तो सीधे सीधे हम अपनी जैव विविधता को खोते हैं, अपनी हम बायोडाइवर्सिटी को खो देते हैं। और सरस्वती नदी जो लोप की तरफ चली गई थी या विलुप्त हो गई थी, ये इतिहास में हमें बचपन से पढ़ाया जा रहा था। मैं उस ज्ञान की देवी की कृपा से यहाँ के लोगों में जो ज्ञान पैदा हुआ और जो इतिहास को बदलने जा रहे हैं, जो कल हम इतिहास पढ़ेंगे, लुप्त हुई नदी को प्रकाश में लाने का काम यहाँ के ज्ञानवान लोगों ने, भारती जैसे और दर्शनलाल जैन जी जैसे लोगों ने किया है। उनको शत शत साधुवाद सबसे पहले देता हूँ। बार काउंसिल ऑफ पंजाब एवं हरियाणा के निर्देशानुसार हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ की सभी बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के चुनाव होंगे। 28 फरवरी 2025 को ये चुनाव होंगे। बार एसोसिएशन रतिया में होने वाले चुनाव को लेकर अहम बैठक हुई है। बार एसोसिएशन रतिया की कार्यकारिणी के चुनाव संपन्न करवाने के लिए आज कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें ऑब्जर्वर एडवोकेट बलवंत सिंह दंदीवाल, मुख्य सचिव अधिकारी एडवोकेट राजकुमार गर्ग ने बैठक की है। इस साल आपको बताते चले कि 287 अधिवक्ता अपने मतदान का उपयोग करेंगे। 3 फरवरी से 5 फरवरी तक कैंडिडेट के फॉर्म भरे जाएंगे। 6 फरवरी को नाम वापसी होगी और चुनाव शांतिपूर्वक करवाने को लेकर रणनीति तय की जाएगी। चुनाव करवाएंगे और निष्पक्ष चुनाव करवाएंगे। सारी टीम जो मतलब बनाई गई है, सभी की अलग अलग ड्यूटियां होगी और सीक्रेट वोटिंग होगी। नॉमिनेशन की क्या तारीख रखी है? नॉमिनेशन 3 से 5 तक फरवरी, और 6 को स्क्रूटनी, उसी दिन विड्रा, और उसके बाद डिक्लेयर कर देंगे जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट हैं। यदि किसी की सर्वसम्मति हो जाती है तो वो भी उसी दिन डिक्लेयर कर देंगे। 28/2/2025 को चुनाव हो रहा है। बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ की हिदायत के अनुसार 152 बार एसोसिएशन हैं जो बार काउंसिल के अंडर है। सभी में एक तारीख है, 28/2 को चुनाव होगा। एक कैंडिडेट एक जगह ही वोट डाल सकता है। जो हमारी चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी, नॉमिनेशन फाइल करेंगे 3/2 से 5/2 तक, 5/2/2025 तक, और डेट ऑफ स्क्रूटनी होगी 6/2/2025। विड्रा की तारीख भी 6/2/2025 रखी गई। बार के कितने सदस्य हैं? मतदान कितने करेंगे? 287 मेंबर्स हैं बार के जो एनरोल्ड है, जो फाइनलिस्ट हुई है अभी तक। अगर अदरवाइज कोई बार काउंसिल हमें हिदायत देती है किसी का नाम जोड़ने की या डिलीट करने की, वो हम बार काउंसिल की हिदायत के अनुसार काम करें।
बहादुरगढ़ में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कैंप लगाकर जिले भर के किसानों को जागरूक किया गया है। खाद्य एवं पोषण सुरक्षा पोशाक अनाज अभियान के तहत में किसानों को फसलों को बेहतर तरीके से उगाने की सलाह दी गई है। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को पारंपरिक खेती की बजाय आधुनिक तकनीक के जरिए खेती करने की सलाह दी है और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि किसानों की आय दोगुनी हो सकेगी और आम लोगों को भी पोषक आहार भी मिल सकेंगे। कृषि अधिकारियों ने किसानों को खाद्य एवं पोषण सुरक्षा पोशाक अनाज अभियान के तहत में मोटा अनाज जैसे कि बाजरा, चना, कुट्टू, ज्वार और रागी जैसी पोषक फसलें उगाने के लिए भी प्रेरित किया है। साथ ही कार्यक्रम में बागवानी विभाग, मत्स्य पालन और पशुपालन विभाग ने भी किसानों को उन्नत बीज और पशुओं की अच्छी नस्लों के बारे में जानकारी दी है। इस कार्यक्रम में जिले भर के करीब 500 किसानों ने हिस्सा लिया है। देखिए, आज खाद्य सुरक्षा पोषण अनाज के लिए हमने एक दिवसीय जिला स्तरीय कैंप लगाया है बहादुरगढ़ उपमंडल कृषि विभाग के प्रांगण में। इसमें जिले भर से हमारे पास करीबन 500 किसान उपस्थित हुए हैं, जिनको विभिन्न विभागों की विस्तृत जानकारी दी गई है। यहाँ पर अनाज के बारे में बताया गया है, नेचुरल फार्मिंग के बारे में बताया गया है, पशुपालन विभाग द्वारा अपनी जानकारी दी गई है, मत्स्य विभाग द्वारा अपनी जानकारी दी गई है, बागवानी विभाग द्वारा अपनी जानकारी यहाँ पे दी गई है। खबर बारला से है, जहां पर बिजली आपूर्ति की किल्लत और अघोषित कटों से परेशान 5 गांवों के सैकड़ों उपभोक्ताओं ने बीते गुरुवार को गांव कागडोली सरदारा बिजली घर पर ताला लगा दिया है और एकत्रित ग्रामीणों ने कहा कि बिजली खपत अधिक होने से जले हुए 6 MVA के ट्रांसफार्मर की जगह पुराना ट्रांसफार्मर लगाना अनुचित है। किसानों का भी कहना है कि यहां अब ज्यादा क्षमता का ट्रांसफार्मर लगाना चाहिए और वहीं ग्रामीणों ने भी कहा कि बिजली निगम जानबूझकर उपभोक्ताओं को परेशान कर रहा है। मौके पर पहुंचे बिजली घर प्रभारी धर्मपाल ने ग्रामीणों को समझाकर उनका मांग पत्र उच्च अधिकारी को भी भेजकर समाधान करने का भरोसा दिया है, जिस पर ग्रामीणों ने 5 दिन का समय दिया। 4-5 गांव के आदमी इस बात से पीड़ित हैं। लोगों की डिमांड पर पहले यहाँ 6.3 MVA का ट्रांसफार्मर था, लेकिन खपत ज्यादा होने की वजह से लोगों की डिमांड पर 12.6 MVA का ट्रांसफार्मर उसके लिए मंजूरी मिल गई थी। लेकिन अब जल्दबाजी में फिर प्रशासन विभाग ने 6.3 MVA का ट्रांसफार्मर रख दिया, और वो भी लोगों के वो भी पुराना, जो कि लोगों के साथ अन्याय है, क्योंकि इस तरह से वोल्टेज जब अंतिम छोर पर जो ट्यूबवेल कनेक्शन है उन पर पूरी वोल्टेज नहीं पहुंचती और यहाँ भी बड़ी दिक्कत रहती है वोल्टेज की। इसलिए लोगों ने एक मांग रखी थी 12.6 का, दोबारा वो रखने से लोगों में रोष है। खबर फतेहाबाद से है, जहां पर एक युवती ने अपने दोस्त पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती के मुताबिक उसके दोस्त ने उसके साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए और आरोप लगाने वाली युवती लघु सचिवालय के बाहर अपने परिवार के साथ इसी को लेकर धरने पर बैठ गई है। वहीं पीड़िता ने बताया कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इतना ही नहीं, उसने आत्महत्या करने की चेतावनी भी दी है। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि बीते दिनों युवती फतेहाबाद की है और साथ ही पुलिस अधीक्षक के पास में शिकायत लेकर पहुंची थी। साथ ही शिकायत में युवती ने स्कूल समय से उसके दोस्त रहे एक युवक पर 5 साल तक रिलेशनशिप में रहने और शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के आरोप लगाए थे, जिस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। हमारी सुनवाई नहीं की जा रही है। यहाँ पे कल हम एसपी मैम से मिले थे, वो भी हमें धमका रहे हैं कि हम ऐसे आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हमारा बयान देखो, यहाँ पे 69 धारा लगी है BNS की 69 है, जिसमें 3 दिन में वो गिरफ्तार होना था और वो लड़का 6 महीने से अपने घर पर है, फिर भी गिरफ्तार नहीं हो रहा है। क्या मामला था? मामला यही है
कि एक लड़का था, मैंने आपको परसों भी बताया था पूरी मीडिया के सामने कि 28 तारीख को वहाँ पे आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं कि ये लड़का था, हम 5 साल से वो मेरा फ्रेंड था, वो मुझे रिलेशन में आए, हम उसके बाद उसने मुझसे शादी करने के वादे किए थे, उसके पूरे परिवार ने मुझे धोखा दिया है। मैं इस फतेहाबाद में पूरे जिले में एक बिटिया के साथ हम समाज में बैठे हैं, हमारे समाज की बिटिया के साथ अगर न्याय नहीं होगा तो हम समाज में रहने के लायक कहाँ हैं? क्या पुलिस अपना काम नहीं कर रही? हम 180 दिन हो गए इस एफआईआर को दर्ज हुए, जो कि पुलिस ने 180 दिन में कोई काम नहीं किया। क्या पुलिस सोई हुई है? 180 दिन के बाद हम खुद पूछ रहे हैं आकर के कि हमारे केस का स्टेटस क्या है। बीच में भी हमने पूछा कि हमारे केस का क्या स्टेटस चल रहा है, ऐसा ही दमोच है, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। जब हमने आज यहाँ पे आगे पूछा 3 दिन पहले, तो वो कहते हैं कि आपके केस को कैंसिलेशन के लिए रद्द कर दिया गया, कैंसिलेशन में डाल दिया गया है। जींद में विधानसभा डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिंडा ने भी हैबतपुर में बन रहे मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया है। निर्माण कार्य में हो रही देरी पर डिप्टी स्पीकर ने नाराजगी जताई और जल्द ही काम पूरा करके अगस्त से पहले ओपीडी शुरू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मेडिकल कॉलेज के निर्माण में बजट की कमी आड़े आ रही है। इस पर डिप्टी स्पीकर ने अधिकारियों पर नाराजगी भी जाहिर की और कहा कि इस मामले में पहले क्यों नहीं अवगत करवाया गया। और साथ ही मेडिकल कॉलेज का प्रथम चरण का निर्माण कार्य 560 करोड़ रुपए से होना था, लेकिन अब इसकी लागत बढ़कर 703 करोड़ रुपए पहुंच गई है। वहीं दूसरे चरण समेत 1050 करोड़ रुपए की लागत आएगी। डिप्टी स्पीकर ने भी कहा कि निर्माण कार्य में हुई देरी के लिए जो भी अधिकारी जिम्मेदार हैं, उनसे जवाब मांगा जाएगा। उसके लिए भी कह दिया गया कि एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें जींद से किसी को भी डीसी साहब उस कमेटी में लगाएंगे और गुणवत्ता पे पूरा ध्यान दिया जाएगा और उसमें जींद की बॉडी के 1 या 2 मेंबर रहेंगे। जींद में धुंध में 2 प्राइवेट बसों के बीच में टक्कर हो गई है और एक बस क्यू शेल्टर में घुसी तो दूसरी पेड़ से टकरा गई है। जींद पानीपत रोड पर लोहचौक के पास में यह हादसा हुआ और धुंध में विजिबिलिटी कम होने के कारण यह हादसा हुआ है। इस हादसे में 5 से 6 लोग घायल हुए हैं, जिनको जींद के सिविल अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया है और गंभीर लोगों को पीजीआई रेफर किया गया है। आधा घंटा पहले दोनों बसें एक जींद से आ रही थी, दूसरी पानीपत से आ रही थी। ये क्रॉसिंग के दौरान ओवर स्पीड में हादसा हो गया है। इंजरी ज़्यादा है, घायलों को हॉस्पिटल भेज दिया गया है। हमारे पास इवेंट आया था तो अभी मौके पर आईओ आ गया है, अगली कार्रवाई जारी है। लोचप गांव में हुआ सर, बस अड्डे में बस घुस गई है। हाँ, मौके पर एक बंदा बता रहे हैं शेल्टर के अंदर खड़ा हुआ था, उसको ज़्यादा चोट लगी है। लाबड़े में इतना ही। नमस्कार।